श्रीमन्नारायण दोस्तों, जय श्री राम, जय परशुराम। आज बहुत दिनों बाद लाइव आने का मौका आया और मैं मौका भी था। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाकर एक होटल में छापामारी करके किस तरीके से मनीष गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी मीनाक्षी, उनका 4 साल का बेटा आंखों से अपने पति को मरते देखा। पुलिस वालों ने किस तरीके से हमारे सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश की। हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं किसी विपक्ष के लोगों से मिलकर के पुलिस वाले इस चुनावी वर्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि दोषी पुलिस वालों को अविलंब बर्खास्त करें, जेल के कटघरे में डालकर 302 का मुकदमा चलावें, ताकि जो खाकी पर बदनुमा दाग लगा है इससे धुला जा सके। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जब कोई वर्दी पहनता है तो भारत के संविधान का कसम खा करके पूरी निष्ठा के साथ सब जाति धर्म के प्रति सच्ची न्याय की बात करने की कसम खाता है, लेकिन वो करता नहीं है। आज पुलिस प्रशासन में भी जाति पाति बढ़ गई है। आज पुलिस प्रशासन की निर्दयता को देखकर हमको लगता है कि भारत की संविधान की कसम ये लोग झूठे खाते हैं। जिस तरीके से समूचे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन लोगों को परेशान कर रहा है, इससे हमारे मुख्यमंत्री जी की बदनामी हो रही है, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की इसमें बदनामी है। लोग कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि सरकार का आदेश है। सरकार का आदेश नहीं होता है। कुछ गुंडे किस्म के प्रशासनिक अफसर के नाते सरकार बदनाम होती है, और जब सरकार बदनाम होगी तो उसको बदनाम करने वाला सरकारी तंत्र होगा, पुलिस महकमा होगा, उससे बदनाम होती है। ये चुनावी वर्ष है, इसमें सब नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि गोरखपुर की अस्मिता को बचाने के लिए, पूर्वांचल की अस्मिता को बचाने के लिए, जाति कोई हो, मजहब कोई हो, धर्म कोई हो, अन्याय हुआ है और अन्याय पर न्याय देने का काम वो करेंगे। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि पूर्वांचल में जो लोग टूरिज्म की तरह घूमने आए थे कानपुर से, उनको न्याय मिलेगा। और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि अपने पुलिस वालों को थोड़ा सा मीटिंग करके उनको लगाम लगाने की काम करें, ताकि बहुत सारे अत्याचार, कहीं अवैध वसूली गाड़ी चेकिंग के दरमियान, टोल टैक्स पे भी से लेकर के तमाम थानों में चेकिंग अभियान के दौरान तमाम बेकसूर लोगों के ऊपर लाठियां चलती हैं, तमाम बेकसूरों से अवैध उगाई की जाती है, इस पे भी लगाम लगावें। चूंकि वर्ष चुनावी है, चुनावी मतलब नहीं है, कानून अपने हाथ में किसी को लेने का अधिकार नहीं है, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, क्योंकि एक संविधान का कसम खा के इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है और तत्परता दिखानी भी चाहिए। लेकिन कुछ पुलिस वाले, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कुछ पुलिस वालों के चलते पूरा पुलिस महकमा शर्मसार हुआ है, बदनाम हुआ है और होते रहा है। इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। आज कई प्रकार की बात करनी थी। भारत एक सनातनी राष्ट्र है, सनातन धर्म को मानने वाला राष्ट्र है। मैं नहीं कहता कि
आप जैसे लोग, तमाम लोग कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मैं हिंदू राष्ट्र की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन पहले हमारा भारत देश हमारा सनातनियों की भूमि है, सनातन को मारने वालों की भूमि है। भारत में दो ही प्रकार के लोग जो आज हिंदू कहते हैं, दो ही प्रकार के लोग हम जानते हैं, मैंने किताबों में पढ़ा है। उस दो प्रकार में या तो कोई सनातनी हो सकता है या तो कोई वेदांती हो सकता है। तो हम सनातन को मानने वाले हैं। सनातन की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम किसी भी हद पार करने को तैयार रहना होगा और रहना भी चाहिए। मैं कल देख रहा था एक टीवी में कि शौली के एक समाजवादी के विधायक किस तरीके से ब्राह्मण और राजपूत के विषय में, भूमिहार के विषय में किस तरीके से वो बात कर रहा था, अबरार अहमद। इससे लगता है, साफ जाहिर होता है कि अबरार अहमद कहीं न कहीं किसी से मिलकर के साजिश के तहत ये बात बोला है। क्योंकि अगर वो भारतवर्ष का मुसलमान होता, भारतीय इस्लाम को मानने वाला होता, तो कभी भी ब्राह्मण और राजपूतों के ऊपर अवैध टिप्पणी नहीं करता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी के वो विधायक है, उसके मुखिया से ये ऐसे लोगों के वचन जो मुख से निकल रहे हैं उसको सुधार करें, अन्यथा आप जो 44 सीट आया था, आपको 4 सीट भी नसीब नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप नेता बुरे हैं, मैं आपको कहीं आपकी तुलना में नहीं करता कि आप खराब हैं, आपने कहा उसको बोलने के लिए, मैं यही नहीं कहता। लेकिन ऐसे नेताओं पे आप लगाम लगाओ। मैं ये भी नहीं कहता कि अखिलेश जी ने कोई विकास नहीं किया है, आपने विकास किया है, आपने उत्तर प्रदेश को अच्छा शासन, अच्छा प्रशासन भी दिया है। लेकिन आज जो हमारी सरकार है कहीं बेहतर काम कर रही है। लेकिन आपके विधायक इस तरीके का शब्द का उच्चारण कर रहे हैं जैसे लगता है कि ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं। ओवैसी कहता है उत्तर प्रदेश में आकर के, चाहे बिहार में कहीं भी जाकर के कहता है कि मुसलमानों को गोलबंद करो। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं, ये अकेले चना भाड़ फोड़ लेगा क्या? तुम कट्टरपंथा की राजनीति सिखाते हो, तुम इसे अफगानिस्तान और तालिबान बनाना चाहते हो। ये मेरा भारत देश है और भारत देश कभी भी तालिबान और अफगानिस्तान नहीं बन सकता, पाकिस्तान नहीं बन सकता। तुम कहते हो कि मुसलमान एकजुट हो जाओ। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों का वोट लेकर क्या तुम सरकार बना लोगे? एक विधायक पैदा नहीं करने की हैसियत है तुम्हारी। जब दूसरे कास्ट का वोट नहीं पड़ेगा तो एक विधायक भी तुम नहीं बना सकते, और सिर्फ तुम मुसलमानों की बात करते हो। उत्तर प्रदेश में आकर के तुम तोड़ने की बात करते हो। अरे ओवैसी जी, जोड़ने का काम सीखिए। आप तेलंगाना से हैं, आप हैदराबाद से आए हैं, और दुर्भाग्य है या सौभाग्य, दुर्भाग्य ये है इसलिए कहूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरे देश के गृह मंत्री जी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपका वर्षन है, आपका भाषा है, उस पर आपके जवान को लगाम लगाने के लिए कोई कड़ी मजबूत धारा लगा करके आपको जवान को बंद करना चाहिए। लेकिन ये हमारी देश, हमारे भारतवर्ष का संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सब धर्म को मानने वाले हैं। कहीं न कहीं हमारे ऊपर हमको पाबंदियां हैं कि मैं कानून को अपने हाथ में हम नहीं ले सकते। लेकिन जिस तरीके से आप भाषण देते हो, जिस तरीके से आप मुसलमानों को बरगलाते हो, आप क्या दर्शाना चाहते हो? क्या दर्शाने उत्तर प्रदेश में आए हो? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कट्टरवादिता सिखाने आए हो? तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश में, और तुमको मुंह की खानी पड़ेगी। हैदराबाद तुमको वापस जाना पड़ेगा। जिस तरीके से, अरे 4 शब्द उर्दू के जान गए, इस्लाम को मानने वाले हो, मुसलमान हो, और तुम आकर के यहां पे उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों को कट्टरवादिता सिखा रहे हो, ये सीखने वाले नहीं है। चूंकि ये भगवान राम की तपोभूमि, जन्मभूमि के लोग हैं। यहां सब मजहब के लोग भाईचारा से रहते हैं। हिंदू मुसलमान एकता का प्रतिबिंब है उत्तर प्रदेश और बिहार। इस जगहों पे तुम्हारा, इस देश में और इस जगहों पे तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है।
जिस तरीके से तुम बात करते हो वैसे लगता है कि कहीं न कहीं तुम विदेशी मुल्क से विदेशियों का पैसा लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हो। तुम गए थे गुमराह करने के लिए बंगाल में भी, लेकिन तुम्हारा वहां कुछ भी नहीं चला। खैर, देश के लोग समझ रहे हैं, देश के लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। 2022 में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। खासकर मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से यह गुजारिश करूंगा कि आप लोग एकता बनाकर रहो, क्योंकि संगठन में शक्ति है, और संगठन जब आपका मजबूत नहीं रहेगा तो आपको कोई दल, कोई पार्टी आपको नहीं पूछेगी। 2019 में माननीय गृह मंत्री जी के आदेश पर उत्तर प्रदेश में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था, और 2022 में मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का भी इच्छुक हूं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मैंने तन मन धन से जहां जहां पार्टी ने हमको लगाया, मैंने भरपूर मदद किया, प्रचार किया, प्रसार किया। जो भी बन पड़ा हमसे, हम भाजपा के लिए किए और करते रहे हैं। चाहे दिल्ली का इलेक्शन हो विधानसभा का, चाहे मुंबई का इलेक्शन हो विधानसभा का, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन हो, जहां पे मुझे जहां जरूरत पड़ी मैं गया। जितने लोगों को मोबिलाइज कर पाना था किया। बाकी तो मैं अकेले कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो मेरी हैसियत थी, औकात थी, उसके अनुसार मैंने भाजपा का तन मन धन से काम किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं, चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। पूर्वांचल के 2-3 सीटों को चयन भी किया हूं, और मैं आशा करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैंने जिस तरीके से मदद किया, उस तरीके से वही विश्वास मैं चाहता हूं कि इस बारी विधानसभा के चुनाव में आपसे भी आशा रखते हैं कि हमको उसका परिणाम मिले। लेकिन एक बात मैं भी बता देना चाहता हूं कि चुनाव में अगर मेरे साथ दगा और धोखा ये लोग देते हैं तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। आज मैं घोषणा करता हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना तय है। लेकिन अगर मेरे साथ दगा हुआ तो पूरा उत्तर प्रदेश की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन पूर्वांचल के कुछ सीटों पर मेरे समर्थक, मेरे संबंध के लोग, मैं जहां जाऊंगा वहां वो जाएंगे। क्योंकि मैं अपने लिए कभी लड़ा नहीं, ना मैंने कभी अपनी लड़ाई लड़ी। मैं हमेशा गरीबों की, मजलूमों की और अपने समाज की लड़ाई लड़ते रहा। आपके हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहा। जब कभी भी आपके ऊपर अत्याचार हुआ, आपका शोषण किया गया, तो मैंने उच्च अधिकारियों समेत सरकार से भी लड़ने का काम किया। फैसला आपको करना है। आए मेरे समाज के साथियों, मेरी मदद करो। अगर आपने मुझे मदद नहीं किया तो हमको अपने समाज से भी अपना विश्वास हट जाएगा। एकता बना के रखो। नेता तो बहुत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए, कुछ दिन पूर्व जतिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कहा गया प्रेस मीडिया में कि ब्राह्मण कोटे को दिया गया। क्या ऐसे ब्राह्मण, ऐसे नपुंसक ब्राह्मण को आप ब्राह्मण मानोगे, जिसके परिवार में ही मिक्स वेजिटेबल हो, जिसकी माताजी खत्री हो, जिसके तमाम अपने समुदाय को छोड़कर तमाम समुदाय में अपनी शादियां किए हों? क्या ये ब्राह्मणों का संस्कार है? ऐसे ब्राह्मणों के नेता हमारे पूर्वांचल में क्या ब्राह्मणों के वोट को भाजपा की तरफ आकर्षित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और 4 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की नीतियों के साथ भाजपा को
भाजपा के खिलाफ बोलता रहा, जिसका परिवार कई पुश्तों से 4 दिन पहले वो आया और आज मंत्री बन गया, क्योंकि वो बड़े घर का था। उसके पिता जितेंद्र प्रसाद थे, उसके दादाजी सब लोग बड़े बड़े कांग्रेसी नेता भी थे। इस कारण से उनकी पूछ हुई। आज जनता, पूर्वांचल की जनता, पूर्वांचल का आवाम मुझे पसंद करता है, लेकिन मुझे पार्टी पसंद क्यों नहीं करती है, मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपराधी हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि न्यायालय से बरी होने के बाद, ससम्मान रिहाई होने के बाद क्या कोई अपराधी होता है? न्याय पर भरोसा था, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया, क्योंकि मैंने कभी कुछ किया नहीं था। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, सरकार के द्वारा मेरा उत्पीड़न किया गया था, झूठे मुकदमों में फंसा करके कई सालों तक मुझे जेल में रखा गया, लेकिन मैं टूटा नहीं। अपने समाज की खातिर, दलित मजलूम पिछड़ों के हक की लड़ाई के लिए मैं हमेशा लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। साथियों, 24 साल की उम्र में पहली बार मैं 2000 में एमएलए बना, विधायक बना था, आप लोगों के आशीर्वाद से। और आज मैं आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज मैं आप लोगों से मांगना चाहता हूं कि आप लोग एकता का परिचय दें, ताकि 2022 का इलेक्शन में अगर मुझे, जिस पार्टी का मैं सेवा करता था, मैं कर रहा हूं, अगर वो लोग टिकट ना दें, तो मैं भी समय आने पर अपना उद्गार आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को अपनी बातों को कहूंगा और बातों को रखूंगा। क्या स्वाभिमानी ब्राह्मण होना गलत है? क्या मान सम्मान से जीना गलत है? क्या स्वाभिमान से चलना गलत है? क्या आपकी रक्षा के लिए दलितों, पिछड़ों, सबके लिए लड़ाई लड़ना, गरीबों के हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ना गलत है? तो लड़ाई लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। एक बात मैं नहीं कर सकता, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी का पैर नहीं पकड़ सकता। अपने मान सम्मान को कभी मैं किसी के आगे नतमस्तक करके झुक नहीं सकता। अगर मुझे विधानसभा में और लोकसभा पहुंचने के लिए किसी का पैर पर के रगड़ और नाक रगड़ के टिकट मांगना पड़े, तो भी मुझे कबूल नहीं है। जनता मेरे साथ है। अगर मुझे ये लोग चीट करेंगे, ये लोग धोखा देंगे, तो इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए और देना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं देंगे तो फिर मुझे अपने समाज से भी मेरा अपना विश्वास खत्म हो जाएगा। फिर मैं कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। चुपचाप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूंगा। न मैं अब कहीं किसी की बात करूंगा, न किसी की कहीं चर्चा करूंगा। जब लोकसभा का इलेक्शन था, तो किस तरीके से मुझे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी हैं, किस तरीके से हमको पार्टी में लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब लोगों ने आग्रह अनुरोध किया। आज भूपेंद्र यादव जी हैं कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के। उत्तर प्रदेश, बिहार के और झारखंड के हमारे संगठन महामंत्री, पूर्व संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ तिवारी जी हैं इसके गवाह। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं इसके गवाह। किस तरीके से हमको उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कराई गई, माननीय सुनील बंसल जी के द्वारा। और उत्तर प्रदेश में माननीय सुनील बंसल जी के द्वारा मुझे ज्वाइनिंग हुई। तो उसी तरह मैं विश्वास रखता हूं कि हमारे संगठन मंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, ये सब लोग मेरी भी मदद करने का काम करेंगे। लेकिन अगर कोई चाहे कि मुझे इग्नोर करना, तो फिर मैं बैठने वाला व्यक्तियों में से नहीं हूं। चुनाव मुझे लड़ना है, बाकी तय भारतीय जनता पार्टी को ही करना है कि वो मुझे लड़ाती कहां से है। अगर नहीं लड़ाएगी तो मेरे पास जितनी हैसियत है, मैं तन और मन और पूरे हैसियत, पूरी औकात के साथ
फिर मैं बताऊंगा कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं और कुछ करके दिखाऊंगा। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि जिस सेवा भाव से, जिस निष्ठा से